हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों का 24 मार्च को पेपर है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो और 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना। यहां से आप लोगों के बहुत सारे नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम 5000 लाइक जरूर करना है। तो हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आप लोग यहां देखो, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को संस्कृत का एक गद्यांश बताने वाला हूं। आपका संस्कृत में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां आप लोग देख सकते हो पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है संस्कृत। तो अब मैं आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, ठीक है, मतलब इस टाइप से 2 लाइन का, वो सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। लिखा हुआ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एयं विमल सलिल तराज्ञः कूले स्थितः अस्या घटनानाम वलयः कीर्तिः पंक्तिः धावलयम्, ठीक है, चंद्रिकां बहुराजतेः आगृतः प्रयातिकः सु दुर्भ्याम एंड देशभ्यः नित्यः अत्र आयन्ति अस्या घटनानां च शोभां विलोक्यः एंड इयं बहु प्रसन्नतः। तो ये आप लोग सबसे पहले, ये संस्कृत है और इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आपको निम्नलिखित का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। हिंदी में अनुवाद लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब इस चैप्टर का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ये आप लोगों का भारतीय संस्कृति से है, तो मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है जब मैं आप लोगों को बता रहा था, और ये आप लोगों को अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 24 मार्च को जो आप लोगों का पेपर है ना, उसमें देखने को मिल सकता है। वाराणसी चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है संदर्भ में? संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश जो आप लोगों का है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब यहां आप लोगों का हिंदी है तो इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, हिंदी, ठीक है। हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के, ध्यान से समझना। आप लोगों को यार फुल में फुल मार्क लाना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, और आप लोग ऐसे ही मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप लोगों के लिए 1-1 घंटे की वीडियो मैं दे रहा हूं कि आप लोग यार टॉपर बनो, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। संस्कृत खंड के, अब आप लोगों को इस चैप्टर का नाम है वाराणसी, ठीक है। मैं एक एक करके बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ा चुका हूं ताकि आप लोगों का सारा कंप्लीट रहे। वाराणसी पाठ से लिया गया है या फिर उद्गृत है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उद्गृत है। तो यह आपका हो गया संदर्भ। बस इतना संदर्भ लिख देना है, आपका पूरा संदर्भ हो चुका है। अब आप लोगों को छोटा सा प्रसंग लिख देना है, जो कि मैं आप लोगों को अपने टाइप से बता देता हूं, ठीक है। जैसे लिख देना, इस गद्यांश में क्या किया गया है, वाराणसी है ना, तो यहां आप लोग लिख देना वाराणसी। इसको आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाराणसी की जो ऐतिहासिकता, ठीक है, ऐतिहासिकता, जैसे जो वाराणसी की ऐतिहासिकता है ना, तथा जो अवस्थिति है, मतलब जो स्थिति थी उसका बारे में बताया गया ना इस गद्यांश में। तो अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। बस ये आपका हो गया छोटा सा। अब आप लोग इसकी व्याख्या समझो। व्याख्या समझने से पहले आपको इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको व्याख्या कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग यहां से व्याख्या समझो। यहां देखो, वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यहां यही कहा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, एंड प्राचीना मतलब प्राचीन नगरी, मतलब नगरी है। तो वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। तो एवं मतलब यह विमल मतलब स्वच्छ, सलिल गंगा कूले स्थित, मतलब कूले मतलब उसके तट पर, ठीक है, उसके किनारे स्थित है।
तो यहां अब आप लोग इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति है, इसके जो घाटों की घुमावदार आकृति या फिर पंक्ति है, घुमावदार पंक्ति है, श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, चांदनी का प्रकाश पड़ता है चांद का, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। वही तो यहाँ कहा गया है, अस्या घटनानम वलयः कीर्ति पंक्ति धावलयम चंद्रकाय बहुराजते। जब चंद्र की प्रकाश इस पर पड़ती हैं तो ये बहुत सुशोभित होती हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें बताया गया है। और यहां फिर क्या कहा गया है, ये देखो, बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारे लोग, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो यहाँ कहा गया अगरतः मतलब असंख्य पर्यटका मतलब जो यात्री होते हैं, सुदैव मतलब बहुत दूर से, देशा मतलब देश से, नित्यम मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आयंत मतलब आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यार हिंदी अनुवाद घर पर ही बैठकर 1-2 घंटे में बहुत सारे का निकाल सकते हो। और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं क्योंकि इतना सुंदर वो लगता है। तो ये गद्यांश आप लोगों को संस्कृत का जरूर तैयार करके जाना है। यहां से आप लोगों का जो 4 नंबर का गद्यांश आता है, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को पेपर में आया है इसको भी कहा है तैयार कर लो भाई। ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है यार, आप लोग तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ये आप लोग नोट कर लो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से आप लोगों का पूरा गद्यांश है। ठीक है, तो अब हम आपको और दिखाते हैं जो हमारा पद्यांश है संस्कृत। तो ये पद्यांश ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, तो ये पद्यांश आप लोग तैयार कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका अनुवाद यानी कि व्याख्या लिखना है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो ये बहुत आसान है। देखो सर्वे मतलब होता है सब। ठीक है, भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हूं, सर्वे सन्तु निरामयः यानी कि सब रोग रहित हूं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि यहां कहने का मतलब है सबका कल्याण हो, मतलब सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो। और फिर यहां मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत् और कोई भी दुख का भागी ना हो अर्थात कोई भी दुखी ना हो। बस यही आपका व्याख्या अनुवाद है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ बताना है, तो संदर्भ में एक छोटा सा लिख देता हूं। लिखना है जो प्रस्तुत श्लोक जो है, ये जो आप लोगों का प्रस्तुत श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक और ये आप लोगों का हिंदी है ना, मतलब हिंदी के संस्कृत देखो सेम है, जैसा मैंने उसमें बताया था वैसे ही यहां भी है। ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड के अब इस चैप्टर का नाम लिखना है, ब्लैक से लिखना बोर्ड एग्जाम में, भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। बस ये आपका हो गया स्टूडेंट, आपका संदर्भ ऐसा लिख देना। प्रसंग में खुद से बनाकर लिख सकते हो, अगर इसका आपको व्याख्या आता है तो प्रसंग एक छोटा सा उसका भाग लिख दो। जैसे जो प्रस्तुत श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक में जो भारतीय हैं, भारतीयों की मूल भावना, भारतीयों की जो मूल भावना है, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, या फिर उस पर प्रकाश किया गया है, उसको बताया गया है। ठीक है, अब आप लोग यहां अनुवाद देख लो, एक छोटा सा अनुवाद है जो कि 2-3 लाइन का। देखो ये आपको 4 नंबर देखा जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है भाई, तो याद रखना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो आपको सब सुखी हो इसका अनुवाद है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, ठीक है, और सब कल्याण को देखें। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना। यहां लिखना है सर्वे मतलब सभी, भवंत मतलब हूं, और सुखी सुखिना मतलब सुखी, सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सभी मतलब रोग रहित हो, किसी को रोग ना हो, ठीक है, एंड सर्वे भद्रान पश्यन्तु मां कसीजत दुख भावा भवेति। यहाँ कहने का मतलब है अर्थात यहाँ देखो सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप लोग इसको बिल्कुल रट लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स कर लो कि ये आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग भी मेहनत कर लेना, ठीक है। ये जो आप लोगों का अगर ये दोनों तैयार कर लेते हो ना, तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा नंबर, मतलब इसका देखो ये मैं आपको इसका थोड़ा सा अनुवाद बता देता हूं। यहां बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः और उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता। अब देखो इसका आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, खुद से हल करना है भाई, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका व्याख्या बता देता हूं, आपको व्याख्या समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है। पाठ का नाम पता चल गया तो आपका संदर्भ पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या समझाता हूं। बंधनम मरणम वपि जयो यपि पराजयः, मतलब कहने का मतलब है इसका कि बंधन हो अथवा मरण हो। यहां कहने का मतलब समझो, बंधनम मतलब बंधन हो या फिर अथवा मरण हो, बंधनम अथवा मरणम यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। देखो जयो मतलब जीत हो, वपि मतलब या फिर अथवा पराजय मतलब हार हो। यहां कहने का मतलब बंधनम मतलब बंधनम मतलब आपको क्या कहना है, बंधन हो अथवा मरणम मतलब मरण हो, जयो मतलब जीत हो और पराजय मतलब अथवा हार हो, ठीक है। ध्यान से समझना, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है। उभयत्र समूह वीरः मतलब दोनों ही अवस्थाओं में कौन जो वीर होता है वो समान होता है, चाहे वो बंधन में हो या मरण में हो, और चाहे उसका पराजय हो या फिर हार हो, लेकिन वो दोनों ही स्थिति में कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। और आपको फिर क्या कहना है कि जो वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, समान रहता है, और वीरा भावो ही वीरता, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, जिसके अंदर की वीर का भाव है उसे ही तो हम वीरता कहते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई व्याख्या। अब आपको बताओ क्या नहीं समझ में आया। व्याख्या भी समझ में आ गया, वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर से लिया गया है तो संदर्भ भी समझ में आ गया, तो यहां से आपका ये भी क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों आपका क्लियर कर लोगे तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स कर लोगे, ठीक है, एकदम फिक्स है संस्कृत का। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब देखो श्लोक की बात है, तो श्लोक देखो ये दोनों श्लोक ही है, श्लोक का 3 नंबर फिक्स कर लो, ये भी श्लोक है और ये भी श्लोक ही है, तो दोनों याद कर लो। बंधनम मरणम वपि जयो वपि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, इसको तैयार कर लो और इसको तैयार कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेति। तो इसको भी तैयार करना, मतलब अगर आप ये दोनों तैयार कर लोगे तो इसमें से कोई एक अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप दूसरे को श्लोक लिख देना, यहां से आपका श्लोक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। यहां देखो 8 नंबर क्वेश्चन में पेपर में क्या पूछा जाता है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, ठीक है। फिर यहां देखो उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण, कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है, लेकिन ऐसा बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही आता है, लेकिन आपको उपमा अलंकार की परिभाषा याद कर लेनी है। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा, लक्षण तथा उदाहरण, मैं आपको एक एक का बता देता हूं। मैं आपको यहाँ करुण रस का परिभाषा तथा उदाहरण स्पष्टीकरण जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसा मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। यहां से मैं आपको सोरठा बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो सोरठा अथवा रोला आएगा तो आप लोगों को अगर सोरठा याद हो जाएगा तो रोला याद करो या ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से आप बोर्ड एग्जाम में सोरठा लिख देना, सोरठा का परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण सब कुछ तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां से आप उपमा अलंकार की लिख देना और यहां से आप लोग करुण रस के लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रस को देखेंगे और करुण रस की परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण सब कुछ ये आप लोग देख लो। ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नंबर 8 पर पूछा जाता है, ठीक है, 6 नंबर का, रस छंद अलंकार, ठीक है। अब हम सबसे पहले करुण रस का बात करेंगे। देखो 2 ही रस हैं, एक है हास्य रस, ठीक है, हास्य रस, और एक है करुण रस। तो अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा आप याद करो ना याद करो, आप
करुण रस को ही बोर्ड एग्जाम में लिख देना। जैसे यहां आप लोग हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 8 और यहां आप लोग करुण रस हेडिंग डालना और सबसे पहले परिभाषा देखो। परिभाषा में क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो यहां से आपको करुण रस की परिभाषा समझ में आ गई। यहां से भैया फिक्स कर लो 2 नंबर, इसीलिए मैं आपसे इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर भी आना। उदाहरण हेडिंग डाल दो। उदाहरण में मैंने ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण लिया है, हो सकता है कि आपको पहचानने के लिए आ जाए, तो ये उदाहरण आएगा। लिखा है मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब यहां से परिभाषा कंप्लीट हो गया और यहां से उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब स्पष्टीकरण समझ लो, स्पष्टीकरण भी समझ लोगे तो यहां से आपका 2 नंबर में एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। जैसा मैं आपको बताऊं ऐसे लिख कर आना। अस्थायी भाव तो आपको पता है कि शोक है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, ठीक है। चलो, विभाव है, आलंबन श्रावण है और यहां आश्रय पाठक है। और अनुभाव है, यहां सिर पटकना प्रलाप करना, सिर पटकना या फिर प्रलाप करना। संचारी भाव स्मृति या विषाद है। तो ये आपको सबसे पहले मैं आपको करा दिया जो रस आता है बोर्ड एग्जाम में। यहां से मैंने आपको करा दिया करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, सब कुछ। तो यहां से आपको करुण रस तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा यहां से जो अलंकार है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में ये भी 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अलंकार। यहां से मैं आप लोगों को उपमा अलंकार अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको, ये आपका अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार याद कर लोगे तो मैं कह रहा हूं कि 100% उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार ही आएगा। तो आप लोग किसी एक को याद कर लेना और मैं आपको यहां से समझा देता हूं। परिभाषा समझो उपमा अलंकार की। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर, उनका गुणधर्म कैसा हो, समान हो, तो समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आपको समझ में आ गया कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण एक अच्छा सा मैंने लिया है कि हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल से, और यहां से स्पष्टीकरण कर देना जैसा मैं आपको बता रहा हूं यार। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना यार, एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काटेगा, फुल नंबर देगा। उपमेय यहां हरिपद है, उपमान कमल है और यहां वाचक शब्द से है और साधारण धर्म कोमल है। देखो कोमल आपका यहां हरिपद से भी जुड़ा हुआ है और कमल से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका एक धर्म है वो भी साधारण धर्म है, ठीक है। तो यहां से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सोरठा अथवा रोला 2 ही छंद हैं। अब 2 में अगर एक तैयार कर लोगे तो वही आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं दोनों तैयार करो, एक तैयार करो और एक आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना, ठीक है। तो यहां सोरठा की सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें आपका छंद है तो इसमें आप लोग अगर सोरठा की परिभाषा और उदाहरण और उसका मात्रा गिन दो, जैसे मात्रा इसमें गिना जाता है, तो फिर आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा देखो, सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद है। क्या है, सोरठा जो है वो अर्धसम्मात्रिक छंद है, ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में यहां गुरु, ये गुरु का चिन्ह है और ये लघु, ठीक है, गुरु और लघु आते हैं या दोहे का उल्टा होता है। तो चलो अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि यहां आप लोग उदाहरण हेडिंग डालना और लिखना, जय ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। अब देखो यहां आपको मैंने क्या कहा है कि पहले देखो यहां आप पहले चरण में देखो कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। तो तीसरे चरण में भी 11 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। यहां देखो गणनायक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कि 13 मात्राएं, और यहाँ चौथे चरण में देख लो 2 and 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो यहां से आपका ये भी हो गया, इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो यहां से मैंने आपको करा दिया बच्चा पार्टी रस छंद अलंकार, यहां से आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण उपसर्ग। महत्वपूर्ण उपसर्ग जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, देख सकते हो 3 मार्क्स का,
ठीक है। और मैंने जितना उपसर्ग लिया है अगर उतना पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में अपना ये 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स समझ लो कि हो गया, बिल्कुल फिक्स समझ लो। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स करके आओ। मतलब आप बोर्ड एग्जाम में जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतना आप कराओ तो 90% ला सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो उपसर्ग में मैंने लिया अनु एंड सु, अभि, सह, परि, अप, 6 लिया है। और इसमें देख लो कितने आते हैं, आ यानी कि आपका है, ठीक है। और सु है तो सु का अभी मैं आपको बताऊंगा, देख सकते हो। और सह है, सह का अभी मैं आपको बताऊंगा। अप है, अप का अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी है, अभी का बताऊंगा। मतलब कि यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंस गए और मैं आपको 6 बताऊंगा। इतना अगर याद कर लोगे तो समझो आपका ये उपसर्ग का टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। पहला आप तैयार कर लेना अनु का, ठीक है। अनु का क्या लिख सकते हो आप लोग जल्दी से बताओ, अभी तक आप लोग क्या पढ़ा। अनुकरण क्या लिख सकते हो, अनुकरण। चलो अब अनु से और क्या लिख सकते हो, अनुभव, अनुभव, ठीक है। और अनु से अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनु का उपसर्ग। देखो ध्यान रखना ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग याद कर लेना सु का लिख सकते हो जैसे सुधार, बहुत सारा आप लिख सकते हो, सुंदर, ठीक है। एंड सुमार्ग। तो यार इतना आसान है ये सारी चीजें, यहां आप लोग लिख दो सुंदर, खुद से ये बनाकर लिख सकते हो क्योंकि ये कुछ हार्ड नहीं है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। जैसे अभी है, अभी का क्या लिख सकते हो, अभी का लिख सकते हो अभिलाषा, लिख सकते हो कि नहीं बताओ, इसमें क्या दिक्कत है। अभी का लिख सकते हो अभिलाषा, अभिशाप भी लिख सकते हो, अभिशाप। और आप लोग क्या लिख सकते हो, और अभिनव, अभिनव भी लिख सकते हो, ठीक है। अभिनव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, आप लोग यहां लिख सकते हो अभिलाषा, अभि से, अभिशाप, अभिनव, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है। और यहां अगला देखो शाह, शाह का आप लोग लिख सकते हो सहमति, ठीक है। सहमति, सहपाठी, सहचर, तो ऐसे आप खुद से बना सकते हो ना, सहपाठी, सहचर भी लिख सकते हो, सहयोग भी लिख सकते हो। तो जो माइंड में आए उसे लिखते चले जाओ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो। जब आप इसको पहले ही पढ़ लोगे तो आपको माइंड में इनके बारे में कुछ ना कुछ गूंजता रहेगा और आप इसके बारे में याद करते रहोगे, ठीक है। जैसे परि है तो परि का क्या लिख सकते हो, परिवार लिख सकते हो ना, परि का परिवार लिख सकते हो। एंड आप लोग लिख सकते हो परिजन लिख सकते हो, ठीक है। एंड परिक्रमा लिख सकते हो। जो माइंड में आए उसको लिखते चले जाओ, बस हो जाएगा सारा नंबर क्लियर। छठवां अप का लिख सकते हो अपकार, अपकार भी होता है, उपकार भी होता है, लेकिन अपकार भी लिख सकते हो। अपमान लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अपमान। अपहरण लिख सकते हो, अपहरण। तो ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा उपसर्ग। मतलब ये आप लोगों के लिए उपसर्ग बस इतना तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर आपका बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसलिए मैं आपको ये 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपसर्ग है वही मैंने आपको बताया कि यार जो तैयार करो बिल्कुल एकदम लोहा लाट हो जाए कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वही आज मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्यय, प्रत्यय में आप लोग केवल ये 5 तैयार करना यार, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्यय देख सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, यहां आप लोगों को मैं दिखा दूं कैसे आता है प्रत्यय, ठीक है। ये देखो प्रत्यय में आप देख सकते हो यहां आपको 5 दिया जाएगा और 5 में से 2 लिखना है। इतना तो बहुत सारे बच्चे कर देंगे। यहाँ त्वा का है, पन का है, वट का है, ता का है, आई का है, ये सारा मैंने सिलेक्ट किया है। तो इससे बाहर क्या आएगा, ठीक है। यही सारे रिपीटेड हैं, यही सारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो अभी से। तो पहला आप लोग तैयार करना आई का। आई से आप लोग क्या लिख सकते हो, चतुराई, चतुराई, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अगला आप लोग तैयार कर लेना जैसे लंबाई, लंबाई एंड मोटाई, ये सारे हैं आपके उपसर्ग, सॉरी आपका प्रत्यय। उपसर्ग तो मैंने आपको ऊपर बता दिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे। दूसरा आप लोगों को तैयार करना है त्वा। त्वा का आप लोग क्या लिख सकते हो, त्वा में आप लोग लिख सकते हो महत्व, क्या लिख सकते हो, महत्व। और क्या लिख सकते हो, कवित्व, कवित्व और लघुत्व। तो भाई क्या है, इन सब में कुछ है नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं होगा। आई होप कि बहुत आसान लग रहा होगा, कह रहे होंगे कि कितना आसान है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बैठना तो अच्छे से बैठना कि मतलब वहां भूलो ना, ठीक है, कहीं मन अलग ना रहे। पूरा आपका ध्यान बोर्ड एग्जाम की कॉपी पेपर उस पर होना चाहिए। पूरा याद करो अपने माइंड में, ठीक है, क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा।
पन, पन का आप लोग लिख देना, लास्ट में आपको पन जोड़ना है तो बचपन लिख देना, लड़कपन लिख देना, क्या लिख देना, लड़कपन। और आप लोग क्या लिख सकते हो, बड़प्पन लिख देना। मतलब इतना आसान यार आपको क्वेश्चन है ये सारे, बड़प्पन। अगला देखो आपको ता है, ता पे आ का मात्रा ता, तो ता से आप लिख सकते हो सुंदरता, सुंदरता लिख सकते हो ना, ता लास्ट में आए बस। और मधुरता भी लिख सकते हो, यहां मधुरता। और महानता भी लिख सकते हो, महानता। तो यहां से आपका ता का भी हो गया। और वट, वट का आप लोग लिख सकते हो सजावट, जैसे आपका वट लास्ट में आए तो सजावट हो गया। लिखावट लिख दो, लिखावट। एंड बनावट, ठीक है, लेकिन थकावट कुछ भी लिख दो यार, जो माइंड में आते जाए उसे लिखते जाओ। तो ये हमारा हो गया प्रत्यय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना है, ठीक है, प्रत्यय। अब मैं आपको कुछ समास विग्रह बता देता हूं जो आपको 2 नंबर फिक्स कर देगा, ठीक है। कुछ समास विग्रह हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में यहां देख सकते हो समास विग्रह आता है ना बोर्ड एग्जाम में, ये देखो, निम्नलिखित में से 2 का आपको समास विग्रह करना, जैसे नीलमणि, नीला है मणि जिसका, और 12 मासा, और आना जाना, चक्रपाणी। तो यहां आप लोग देखो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 का ही लिखना रहता है, 5-6 आते हैं तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। चौराहा, चौराहा होगा 4 राहों या फिर राष्ट्रों का समाहार, इसे कहते हैं द्विगु समास। कौन सा समास है, चौराहा द्विगु समास, याद रखना, भूलना नहीं है। चौराहा आपका कौन सा समास है, द्विगु समास। अगला देखो दूसरा है 12 मासा, 12 मासा का होगा 12 मासों का समूह, यानी कि या फिर इससे आप क्या कह सकते हो, 12 मासों का समाहार, यानी कि जो माह होते हैं उसे कहा जाता है, ये आपका है द्विगु समास। अगला तीसरा समझो पाप और आपका पुण्य, तो यहां आपको कहना है पाप और पुण्य, पाप और पुण्य आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। चौथा है जल थल, जल थल का होगा जल और थल, और यहां आपको स्थल भी लिख देना है, ये आपका द्वंद्व समास है। देखो ये जो बीच में हाइफन लगा होता है ना, ये आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है, याद रखना, ये ट्रिक है। अगला है 5वां पंचपात्र, पंचपात्र का होगा 5 पात्रों का समूह, जो कि आपका द्विगु समास है। तो ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण समास विग्रह, जो आपको बिल्कुल ये कंप्लीट ही कर लेना है, ये समास विग्रह जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है कि आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत करके ढूंढ कर लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोगों का पेपर होगा और आप लोग पेपर देकर आओगे, कहोगे सर सारा नंबर सारा आपके ही पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है। देखना आप लोग पेपर देकर आओगे तब कहना। तो ये हमारा है समास विग्रह, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करके ही जाना है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब आप लोग देखोगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जो कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये आप लोग देखो अंगा नंबर पे आता है, ठीक है। यहां आप लोगों को 2 शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे तालाब है, गाय है, सर्प है, आकाश है। तो इसका आप लोगों को किसी दो का इसमें से लिखना रहता है। तो मैं आपको बताता हूं 7 पर्यायवाची शब्द बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। पहला आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंतरिक्ष, आसमान, गगन। क्या होता है, अंतरिक्ष, आसमान और गगन। तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग समझो कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल का पर्यायवाची शब्द होगा सरोज, सरोज होगा, अंबुज होगा एंड जलज होगा, सरोज, अंबुज, जलज, ठीक है। याद रखना, बस आप लोग जितना मैं आपको बता रहा हूं ध्यान देना, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फिक्स समझो। तीसरा है तालाब, तालाब का होगा सरोवर, तराग और जलाशय। जलाशय तो वैसे भी याद होगा, सरोवर वैसे भी याद होगा, नदी भी लिख सकते हो। मतलब पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कई नाम, जैसे एक व्यक्ति का कई नाम होता है वैसे। बादल, चौथा है बादल, बादल का होगा मेघ, जलद, अंबुद, मेघ, जलद, अंबुद। पांचवा है सूरज, सूरज का होगा भानु, भास्कर एंड सूर्य, भानु, भास्कर एंड सूर्य, ठीक है। छठवां है हाथी, हाथी का होगा दंती, हस्ती, मतंग, दंती होगा, हस्ती होगा और मतंग। सातवां है वायु, वायु का होगा हवा, पवन, समीर। तो ये आपको 7 जो मैंने आपको बताया है वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, उसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। ये 7 मैंने जो बताया टॉप पर्यायवाची शब्द है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। इसमें से अगर 1-2 आ गया ना तो सारा आपका हो गया, 2 ही नंबर का आता है, 2 आ गया तो हो गया आपका 2 नंबर क्लियर। तो ऐसे आप लोग ये सारा याद रखना, ठीक है।
अब आप लोगों को मैं बता दूं महत्वपूर्ण संधि विच्छेद, कुछ ऐसे संधि विच्छेद हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो यहां पूछा गया है। 10वां नंबर का क्या क्वेश्चन आता है, संधि विच्छेद। यहां है कवि धन आदि, एक धन एकम, महाधन ओआ एंड यहां इति धन उक्तम। तो मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रति एकम, प्रति धन एकम यानी कि प्रत्येकम, इसे याद रखना, ठीक है, प्रत्येकम। ये देखो अभी आपको मैंने पेपर में दिखाया है कि ये आया है ना, या इति धन उक्तम, ठीक है, तो यही मैंने देखो यहां मैंने लिया है, तो इसका मतलब पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इति धन उक्तम मतलब होता है इत्युक्तः, ठीक है। अगला है तीसरा प्रति धन उत्तरम यानी कि प्रत्युत्तरम। चौथा है लिरि धन आकृति यानी कि लाकृति, ओके, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा है पितृधन आदेश यानी कि पित्रादेशा और छठवां है कवि धन आदि यानी कि कव्यादि। तो ये आपको याद रखना है संधि विच्छेद, ठीक है। अब आज मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है संस्कृत का, और यहाँ आप लोगों को रस छंद अलंकार, और जितना मैंने आप लोगों को श्लोक पढ़ाया है, और मैंने आप लोगों को उपसर्ग प्रत्यय सारी चीजें पढ़ाया गया है, तो इन सबको आपको आज ही पढ़ लेना है, पूरा नोट कर लेना है, याद कर लेना है, फिर आप लोगों को पेपर देने जाना है। क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और टॉप जो थे इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताया हूं, और इन सबको आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, ओके। और इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यार कमेंट कर दो, और आप लोग कमेंट कर दो कि इस चीज में दिक्कत है, इस टॉपिक में दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपका कमेंट मैं रिप्लाई करता हूं, पढ़ता भी हूं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलेंगे फिर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।